वेलकम बैक क्लिनिक ऑनलाइन में नाज़रीन, दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही है आज कमर के दर्द के हवाले से। एक बहुत ही कॉमन सा मसला है, हर दूसरे आदमी को कभी ना कभी कमर में दर्द होता ज़रूर है। और सबसे बड़ी बात, ये दर्द ऐसा है कि जब किसी को होता है तो उसकी ज़िंदगी जो है, रोज़मर्रा के मामूलात बड़े मुतासर होते हैं, क्योंकि इंसान को चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ होती है। सवाल ये पैदा होता है कि कमर में दर्द होता क्यों है, कौन सा दर्द ऐसा है जो कि सीरियस हो सकता है और कौन सा है जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। इस वाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, और इनसे जानेंगे कि अगर किसी को कमर में दर्द हो जाए तो करें तो क्या करें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक तो महमूद शाह साहब का सवाल था, वो आपने बता दिया कि वो न्यूरो सर्जन को रेफ़र करें। जी। दूसरी बात, ब्रेक पे अभी मिसेस सलीम साहिबा का सवाल था, उनकी मैं बता देता हूँ। उनकी हिस्ट्री ये है कि उनको कमर में दर्द रहता है, उनका यूट्रस मूव हुआ था, उसके बाद उन्होंने MRI करवाया तो L4 और L5 में जो है उनकी प्रॉब्लम आई है। जी। ठीक है। उसके अलावा उनको सर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। तो वो पूछ रही थी ये क्या हो सकता है। सस्पेक्टेड शायद ये था कि सर्वाइकल इनको कोई मसला है। अब L4 L5 के लिए क्या करें और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए क्या करें। लेकिन उन्होंने जो सर्वाइकल स्पाइन के लिए जो एक्सरे कराए हैं या MRI भी कराए, वो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा देखिए, इनकी दो चीज़ें हैं कि हमें दोनों को अलग अलग कंसीडर करना होगा। एक तो ये कि जो L4 और L5 के ऊपर ये माइल्ड डिस्क प्रोलैप्स बता रही हैं कि डिस्क जो है डिस्क प्रोलैप्स मैं चाहता हूँ ज़रा से इसमें बताएं डिस्क प्रोलैप्स होता क्या है। देखिए ये थोड़ा सा इस पर तवज्जो दी जाए तो ये कमर का हमारा सामने का हिस्सा है, पिछला हिस्सा है। ये कमर का सामने का हिस्सा है जो कि पेट के अंदर की तरफ होता है। ये पिछला हिस्सा है जो कि पेट कमर के पीछे की तरफ होता है। तो ये डिस्क जो है ये इस हिस्से में होती है। ये मुख्तलिफ मोरे हैं जिनके कार्टिलेज होते हैं। ये फाइब्रो कार्टिलेज कुर्री हड्डी जिसको कहते हैं। मुख्तलिफ मोरों के दरमियान ये फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद है और इसका काम ये होता है कि मोरों को बफर करती है। और इस तरह से आप समझ लें गाड़ी में जिस तरह शॉक होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर बिल्कुल शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करती है। और कभी कभार ये होता है कि जब कभी एक्सेसिव प्रेशर पड़ जाता है, अनड्यू प्रेशर जो कि अचानक आ जाता है, तो अचानक आने के नतीजे में इस डिस्क का कोई अंदर से एक पार्ट होता है जिसको कि हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, वो जो है उसमें से स्लिप आउट हो जाता है जिसके अंदर से। और ये जैसे ये नज़र आ रहा है कि रेड पार्ट जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है कि ये न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है ये डिस्क के अंदर से स्लिप होकर बाहर आ गया है। और जब ये बाहर आ जाता है तो ये जो मुख्तलिफ कमर के अंदर से जो नर्व्स या असाबी निज़ाम निकल रहा होता है उनके ऊपर ये प्रेशर डालता है और उसकी वजह से शियाटिका का असर आता है। तो इस न्यूक्लियस पल्पोसिस को अक्सर व बेशतर जो है वो एक माइनर सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। कोई दवा नहीं है या हाथ वाथ से इसको अंदर नहीं कर सकते। वही हम बता रहे थे कि अगर ये माइल्ड सा है तो माइल्ड में हम ये कर सकते हैं कि अगर कमर को हम कुछ अरसे तक रेस्ट दे दें, जिसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि या तो उसको लंबोसैक्रल सपोर्ट्स हम कहते हैं, कॉर्सेट्स हम कहते हैं, जिसके ज़रिए कमर को सपोर्ट मिल जाती है। तो ये न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है अपनी जगह पे थोड़ी सी वहाँ पे अडाप्टेशन आ जाती है और ये जो उसका प्रेशर का इफेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। तो माइल्ड केसेस के अंदर हम सर्जरी एडवाइस नहीं करते। रेस्ट का मतलब क्या है कि बिल्कुल बेड पे लेटा है। देखिए मैंने इसीलिए कहा कि ये कोर्सेट जो है वो कमर को लोकल रेस्ट देता है। कोर्सेट क्या चीज़ है? एक सपोर्ट, कमर के चारों तरफ एक सपोर्ट लगा देते हैं ताकि इन मोहरों के दरमियान मूवमेंट्स कम से कम हो जाए। तो जब ये कम से कम मूवमेंट हो जाती है तो इस डिस्क के स्लिप होने के मजीद चांसेस कम हो जाते हैं। और ये जितना ये डिस्क स्लिप हुई होती है उसी जगह पे ये स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है। और उसी जगह पे स्टेबलाइज हो जाती है तो ग्रेजुअल अडॉप्टेशन के नतीजे में कमर का दर्द कम हो जाता है। यानी हर डिस्क प्रोलैप्स में सर्जरी की ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि वो नर्व्स को सीवियरली कंप्रेस कर रही हों, जो कि एक माइल्ड नहीं करती। अच्छा, एक कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इनके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ। मोहम्मद सलीम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? पूछना ठीक है, और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। मुझे ये मालूम करना था कि अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें नस दब जाती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। और दूसरे घुटनों में से आवाज आती है। और तीसरा ये कि आप डॉक्टर परवीन कांजी और जावेद रिजवी जैसे डॉक्टर्स को लेकर आए IUI के सिलसिले में इंफॉर्मेशन दें। ठीक है जी, बिल्कुल। आप जब भी गायनी को लेकर आए तो पहले अनाउंस कर दिया करें, हम वेट करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवीन कांजी और डॉक्टर जावेद रिजवी को। ठीक है जी, बिल्कुल उनको भी बुलवाएंगे, बिल्कुल बुलवाएंगे। और बहुत अच्छा सवाल है, यही बात डिस्कस कर रहे थे। इन्होंने कहा कि डिस्क प्रोलैप्स में नसें, अच्छा नसें और रगें, कुछ रगे कहते हैं, कुछ इसको नसें कहते हैं, लेकिन ये खून की नालियाँ नहीं होती हैं, ये दिमागी रगे हैं।
देखिए ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि येलो कलर में जो हैं ये रगें हैं जो कि कमर के अंदर से निकल रही हैं। जब ये डिस्क प्रोलैप्स करती है, जैसे यहाँ नहीं है तो इसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाले, लेकिन यहाँ जब ये प्रोलैप्स कर चुकी है प्रोलैप्स मींस अपनी जगह से हिल जाती है, स्लिप कर गई, स्लिप कर गई तो ये इसके ऊपर दबाव डालती है। तो जब दबाव डालती है तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ने से इरिटेशन का एक एलिमेंट आता है और उसका पेन जो है वो जहाँ तक ये नर्व जा रही है वहाँ तक रेडिएट करता है। अगर ये पाँव के अंगूठे तक जा रही है तो पाँव के अंगूठे तक रेडिएट करेगा, अगर ये घुटने के पीछे तक जा रही है तो घुटने के पीछे तक यानी अगर किसी के पाँव के अंगूठे में दर्द हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि वो पाँव के अंगूठे का भी मसला हो सकता है और पीछे कमर से भी आ सकता है। इसको हम कहते हैं रेफर्ड पेन, कि जिस नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो नर्व जहाँ तक जा रही है उसके ऊपर उसका असर आएगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने कहा पहली बात रेस्ट, और दूसरा आपने जो बताया है कि कुछ स्पेशलाइज कुछ चीज़ें होती हैं। फिजियोथेरेपी अगर कोई करवाए तो क्या ये अगर किसी को स्लिप डिस्क है या माइल्ड स्लिप डिस्क है, फिजियोथेरेपी का कोई रोल है? जी, फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो ये कि फिजियोथेरेपी का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये कि जो तमाम मसल्स इसकी सपोर्टिंग में हैं उनको स्ट्रेंथन करना या उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का एक अमल होता है फिजियोथेरेपी में, ताकि सराउंडिंग मसल जितने हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। और इसका जो दूसरा इफ़ेक्ट होता है वो ये कि मुख्तलिफ़ तरीके से जो थेरेपी देते हैं तो वो पेन रिलीविंग थेरेपी भी कराती है। कि शॉर्ट वेव डायथर्मी है, अल्ट्रासोनोथेरेपी है, तो वो जहाँ जहाँ तक पेन लोकलाइज हो रहा होता है तो उसको वो रिलीव कर सकते हैं किसी हद तक। डॉक्टर साहब एक मेरा सवाल है, अल्लाह ताला ने हमारा जो फ्रेमवर्क बनाया है उसमें कुछ चीज़ें हम खुद कर लेते हैं। अब ये जो कमर है, हम इस कमर को पूरा का पूरा ड्राइंग रूम बना लेते हैं, हमारा जो पेट निकल आता है ना, अब वो जो पेट निकलता है तो उसका ज़ाहिर बात है कि स्ट्रेच करता है पीछे। जी बिल्कुल। ये जो पेट निकलना है जिसको उर्फ़े आम में टमी या तोंद कहते हैं हम, ठीक है, तोंद का कमर से कोई ताल्लुक़ है? इससे पहले हमारे साथ हमारे एक बहुत रेगुलर कॉलर हैं डॉक्टर अली इमरान साहब, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर शहजाद, कैसे हैं आप? आपका आज का टॉपिक तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी ग्लोबल इशू, एंड जैसे डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा कहा, और मैं उनकी तस्दीक करूंगा कि हमारे यहाँ अगर मैं करेक्ट वर्ड यूज़ करूं कि एर्गोनॉमिक्स ऑफ एवरीथिंग नहीं है, चाहे वो सिटिंग पोस्चर हो, चाहे वो स्लीपिंग हो, चाहे वो वर्किंग हो एज ए डेंटिस्ट सर्जन। और दूसरी बात है कि इसको ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में लोग ये जो गद्दों का रवाज आ गया है और गर्म मुल्क है ये, और फिर गद्दे जो हैं वो एंगल नहीं होते, तो एक सोने के अंदर ये बहुत अहम तरतीब करें। और पुराने वक्तों की अगर आप कुर्सियाँ देखें जो बनती थी, जो हमने कम्फर्ट चेयर हर जगह फैला दी हैं जैसे, तो इसका भी एक असरात है। तो ये हम यूँ समझिए कि अगर हम वापस थोड़ा सा नेचुरल सिंपल लाइफ की तरफ जाएं तो मेरा ख्याल है कि वही वाली बात आती है, टू गेट इनटू द बैक एक एंड टू गेट इट करेक्टेड, चाहे स्लिप डिस्क हो, चाहे मोरे बदलें, चाहे हम कैल्शियम ना खाते हों और विटामिन डी एक्सपोजर ना करें, चाहे हम सही चल ना रहे हों, वो अपनी जगह दुरुस्त है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन हम कब तक ये कहेंगे कि हर 100 में से 90 आदमी डिस्कस कर रहे हैं कि बैक एक किसको है, नेक एक किसको है, और रिस्ट और ये कार्पल टनल सिंड्रोम की तरफ भी, क्योंकि देखिए सारे पोस्चर और एंगल्स हैं और एर्गोनॉमिक्स। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये वर्क एर्गोनॉमिक्स पे आप प्रिवेंटिव के हवाले से कि व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स ऑफ वर्किंग एंड एट होम एंड लिविंग, इस पर डॉक्टर साहब से कुछ तबसरा भी करें। डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एर्गोनॉमिक्स पे बोलें ताकि। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर साथ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं खुर्रम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी खुर्रम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। मैं पूछना चाह रहा था कि लाहौर में जो बेहतरीन ऑक्यूपंक्चरलिस्ट हैं, सॉरी ऑक्यूपंक्चरलिस्ट जो अच्छा, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कि वो उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल अच्छा, मैं आपको एक सवाल का जवाब दे देता हूँ, बहुत शुक्रिया। देखें हमारे जो मेडिकल जो इसमें मेडिसिन, सर्जरी, गायनी ऑप्स, ऑर्थोपेडिक्स, ऑक्यूपंक्चर हमारे डोमेन में नहीं आता, ठीक है। ये एक चाइनीज़ तरीक़ेकार है जिसमें अभी तक हमारे मेडिकल साइंसेस में मतलब ये अभी भी इसके अंदर जो है ना बहुत सी कंफ्यूजन है। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, मतलब आप समझते हैं कि नहीं, ये मतलब इसके साइंटिफिक एविडेंस बड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि एलोपैथी जो है वो साइंटिफिक एविडेंस की बेस पे चलती है। कि कोई भी ट्रीटमेंट हम देते हैं तो उसका एक बैकग्राउंड एविडेंस होता है कि साहब ये 1000 लोगों के ऊपर ये चीज़ ट्राई हुई है, उस ट्रायल के नतीजे में ये रिजल्ट आया है, इसलिए ये थेरेपी आगे दी जाए। लेकिन एक्यूपंक्चर के बारे में अभी तक कोई साइंटिफिक वो नहीं है। क्लेम्स हैं और हम उसको बहुत जगह पे डिनाई भी नहीं करते हैं कि वो क्लेम गलत होंगे, ऐसा नहीं है, क्लेम सही भी हो सकते हैं। लेकिन हम चूँकि बिलीव करते हैं साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं, तो हम उसके बारे में ज़्यादा कमेंट दे नहीं सकते। डॉक्टर साहब हमारे सवालात भी हैं, कॉलर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, आप देख लें। ये है बैकेक। अस्सलाम वालेकुम सहर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब।
डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना है कि मेरा 5 साल पहले सी सेक्शन हुआ था, ठीक है। उसके बाद से मुझे ये जो उन्होंने एपिड्यूरल दिया था, तो उस वक्त से ये पेन जो है मेरे बैक एक में है, ये और ये प्रॉब्लम मुझे चल रही है, मतलब 5 साल से ऑफ एंड ऑन ये प्रॉब्लम मुझे है ही। और सर्दियों में या मतलब थोड़ा ज्यादा कर लूं या ये सब ज्यादा हो जाता है, या प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे आजकल मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं मतलब प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। तो ये अच्छा, है कि सहर? अभी आजकल मुझे काफी हुआ हुआ है। सहर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। 5 साल जी। पहले आपका सी सेक्शन हुआ था और उसमें आपको एपिड्यूरल दिया था, आप कहती हैं कि आपको दर्द हुआ उसके बाद से, ठीक है जी, उसके बाद से ये कंटिन्यूस है। जी, मुझे ये बताइए, आपकी जब सिजेरियन हुआ उसके बाद जी। आपको वहाँ की जो हॉस्पिटल में कोई फिजियोथेरेपिस्ट आई थी जिन्होंने आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज और बैक एक्सरसाइजेज बताई हों? नहीं, इस तरह से तो उन्होंने कुछ नहीं नहीं करवाया। बताया, ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। मैं सिर्फ एक बात बता देता हूँ, क्योंकि ये एक मिथ है कि एपिड्यूरल की वजह से लोग समझते हैं कि बैक एक है। वो एपिड्यूरल की वजह से नहीं होता। प्रेगनेंसी में एक्चुअली होता है कि ज़ाहिर बात है आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी के बाद में तमाम पाकिस्तान की जितनी ख़वातीन देख रही हैं, जब भी डिलीवरी हो, और तमाम डॉक्टर्स, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ तमाम ख़वातीन को पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज ज़रूर बताएं और बैक एक्सरसाइजेज बताएं, ताकि वो एक्सरसाइजेज से आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। क्यों डॉक्टर साहब? जी देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान एक ख़ास हार्मोन जो है रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन। तो वो तमाम मसल्स को, लिगामेंट को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर देता है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उसको एक नए फीटस को, एक नई बॉडी को अकोमोडेट करना होता है बॉडी को। तो ये तमाम लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं। और जब डिलीवरी या सी सेक्शन हो जाता है तो उस दौरान जो उसका रिवर्स फेज़ जो होता है ना, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज उस फेज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि उस फेज़ के अंदर प्रॉपर पेल्विक एक्सरसाइज, बैक एक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ये कराई जाए। ये हमारे यहाँ असल में शॉर्टेज जो है ना काउंसलिंग की है। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो ये जो एपिड्यूरल के एक थोड़ी सी मिथ है जी, जी। कि एपिड्यूरल की वजह से बैकएक हो रहा है। इतना क्रॉनिक फेज में नहीं जाता है, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और अक्सर बेशतर वो विद इन 2 वीक्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेल्विक फ्लोर एंड बैक मेन कॉज वो है, जो डिलीवरी के बाद पूरी जी, दुनिया में बिल्कुल। ख़वातीन को बताया जाता है, हमारी अनफॉर्चुनेटली नहीं बताया जाता। हाँ, ये डॉक्टर साहब ये बताइए, तोंद, अच्छा कॉलर मौजूद है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम जो कॉल नंबर आ रहे हैं इसमें 2 लाइनें आप हो गई हैं, एक जो 78 है और एक 79 है। आप जब अगर आपको एक नंबर बिजी मिले, क्योंकि अक्सर बेशतर लोग मुझसे सड़कों पे भी कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आपका लाइव है, आपकी कॉल ही नहीं मिलती, तो हमने दूसरी लाइन भी ऐड कर दी। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे जो पोस्चर्स हैं, एक तो डॉक्टर अली इमरान ने कहा कि हम लोग जिन गद्दों में सो रहे हैं, जी, गद्दे ये क्या प्रॉब्लम करते हैं हमारी कमर के साथ, जी, और हमारी जो पेट जो इतने सबके निकल आए, ये हमारी कमर पे क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल्स को देखें, किस तरीके से हम लाइफ स्टाइल है हमारा, डॉक्टर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया है और उसके ऊपर बड़ा डिटेल डिस्कशन हो सकता है कि पोस्चर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि सोफे पे बैठ के अगर 2 घंटे की मूवी देखना है और सोफे पे बैठ के आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि वो क्या पोजीशन बनी होती है आदमी की, कि बटक का जो हिस्सा है वो सोफे की एज के ऊपर आया हुआ होता है, बिल्कुल स्लांटिंग पोस्चर बना होता है, और कमर जो है वो तकरीबन कहीं टिकी भी नहीं होती है, और साथ में चिप्स का थैला होता है और वो खा भी रहे हैं। अब वो पोजीशन जब 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक